नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वर्ष 2024 के आखिरी एपिसोड में सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस पाकिस्तान से मिलवाएंगे जो बहानों से अपनी बेइज्जती छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट पर फंस गया है, जहां एक और बलोच सेना है तो दूसरी ओर तालिबान, जो लगातार उसके हिस्से पर कब्जा करता जा रहा है। और अब यह सवाल भी ट्रेंड कर रहा है, क्या 2025 में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा? फिर आपको संभल में बनाए जा रहे पुलिस थाने में वक्फ की एंट्री दिखाएंगे। ओवैसी ने दावा किया है कि यह पुलिस थाना वक्फ की जमीन पर बनाया जा रहा है। इस पर अब उत्तर प्रदेश के साधु संतों ने ओवैसी को जवाब दिया है। एक कुंजी उस पर भी तैयार है। इसके बाद दिल्ली में सियासी पोस्टरबाजी की भूलभुलैया दिखाएंगे। बीजेपी ने केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्हें छोटा पंडित और चुनावी हिंदू बताया गया है। इस पर केजरीवाल ने बीजेपी पर क्या कटाक्ष किया है वो भी आप देखिएगा। एक बड़ी खबर मणिपुर से, जहां मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा के लिए लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि लोग नए साल में शांति बनाए रखने की कोशिश करें और अतीत को भूलकर सद्भावना के साथ आगे बढ़ें। कल दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। यह मीटिंग सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी की घोषणाओं को देखते हुए या आम आदमी पार्टी की घोषणाओं को देखते हुए दिल्ली के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस बीच इंडियन आर्मी ने अटॉर 1200 या कहें अटॉर 1200 की तैनाती करके चीन को एक बड़ा संदेश जरूर दे दिए। सेना का यह बुलेट प्रूफ बाहुबली पहाड़ से पानी तक चीन की साजिशों को कैसे दफन करेगा, एक वीडियो कुंजी इस पर भी दिखाएंगे। और सत्ता में आज न्यू ईयर का जश्न भी होगा, जिसकी शुरुआत न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया तक हो चुकी है। वैसे क्या आपने भी नए साल के लिए कोई रेजोल्यूशन लिया है? हाँ, तो सत्ता की हमारी एक दिलचस्प कुंजी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रेजोल्यूशन ज्यादा टिकते नहीं है। तो सत्ता में आज हम सबसे पहले उस पाकिस्तान की बात करेंगे जो एक बार फिर वर्ष 2024 में बेइज्जती कराने का चैंपियन बन गया है। साल जाते जाते भी उसने तालिबान के हाथों अपनी बड़ी बेइज्जती करवा ली है और वर्ष 2025 के आगमन के साथ एक नई मुसीबत पाकिस्तान का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान को लेकर जो सवाल इस वक्त दुनिया में ट्रेंड कर रहा है वो ये कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से पहले खंड खंड हो जाएगा। इसकी वजह है बलोच आर्मी और तालिबानी लड़ाके जो पाकिस्तान पर 2 तरफ से टूट पड़े। लगातार पाकिस्तान के हिस्सों पर और सेना की चौकियों पर कब्जा करते जा रहे हैं और अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि 2025 में उसका टुकड़े टुकड़े होना भी मुमकिन है। आज पाकिस्तान के इसी संकट पर हमने उसकी बेइज्जती वाला वीडियो एल्बम तैयार किया है। इसकी शुरुआत हम कुछ तस्वीरों से करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का दर्द महसूस कर रहा है, लेकिन इस बार यह सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाकों ने की। और तालिबान की इस मार से पाकिस्तान अपनी बेइज्जती फील कर रहा है। तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के सालार जई में पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर ही कब्जा कर लिया है। अब पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर शहबाज और असीम मुनीर को वर्ष 1971 के सरेंडर की भी याद आ गई है, जब उसने भारत के सामने घुटने टेके थे। अब पाकिस्तान के जवान तालिबान के सामने भी हथियार डाल चुके हैं और उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए शर्म की तस्वीर है। अब इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान का दर्द और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तालिबानी न सिर्फ पाकिस्तानी जवानों को खदेड़कर उनकी चौकियों पर अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं, बल्कि वहां जश्न भी मना रहे हैं, नाच रहे हैं। पाकिस्तान को यह बता रहे हैं कि जल्द खैबर पख्तूनख्वा पर उनका कब्जा होगा। अब पाकिस्तान के बेइज्जती वाले वीडियो एल्बम की अगली तस्वीर भी देखिए, जिसमें एक तालिबानी टावर पर चढ़कर अपना झंडा लहरा रहा है। यह तस्वीर पाकिस्तान के बाजौर पोस्ट की बताई जा रही है, जिस पर तालिबान अपना कब्जा कर चुका है। यानी टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान वाले धुआंधार और विस्फोटक रुझान पाक अफगान बॉर्डर से आने लगे हैं। इसके लिए तालिबानियों का स्वागत भी किया जा रहा है। पाक सेना को पटकने के बाद जब ये तालिबान लड़ाके अपने देश पहुंचे तो लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उन्हें बधाई भी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालत यह है कि अब उनकी आंखों के सामने वर्ष 1971 वाला सरेंडर घूमने लगा है और इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। तालिबान पाकिस्तान के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है और यह लिस्ट अब और लंबी होती जा रही है। सालार जई का पाकिस्तानी मिलिट्री बेस अब तालिबान के कब्जे में। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बाजौर पोस्ट भी तालिबानी सत्ता कायम वहां हो चुकी है।
तालिबान का नया और एक अहम टारगेट वजीरिस्तान भी है, जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनकी 17 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और अब तालिबान वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी अपने कब्जे का दावा कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को बहानों वाले पैबंद से छिपाने में लगा हुआ है। तालिबान के दावे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की ओर से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। यह प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी जवानों को हटाया गया है। यानी पाकिस्तान ये तो मान रहा है कि अब इन चौकियों पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन साथ ही वो ये कह रहा है कि उसे पहले ही पाकिस्तानी जवानों ने खाली कर दिया था। मतलब पाकिस्तान के बहाने के मुताबिक पीटा तो वो गया है, लेकिन दर्द ज्यादा नहीं हुआ। अब हम आपको पाकिस्तान की दूसरी मुसीबत से मिलवाते हैं, जिसके नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जो पाकिस्तान सेना को उसी के घर में रहकर पीट रही है। बलोचिस्तान के ताप इलाके में बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और धमाके में कई पाकिस्तानी जवान घायल हुए। यानी मुनीर की सेना की पाकिस्तान में अनलिमिटेड पिटाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने अपना कब्जा अभियान शुरू कर दिया है, तो बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तान के साफ तौर पे बुरे दिन आ गए हैं। नॉर्थ में पाकिस्तान के अंदर तालिबान का और तरीके तालिबान की तरफ से हमला हो रहा है, और साउथ से और वेस्ट की तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमला हो रहा है। इस जॉइंट हमले में काफ़ी इलाके जो है पाकिस्तान के वो इनके कब्जे में आ गए। वजीरिस्तान के इलाके में, पुख्तनख्वा के इलाके में, और जहाँ तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी को पूरे बलूचिस्तान में आए दिन हमला कर रही है, और उधर तालिबान जो है और तरीके तालिबान मिलजुल कर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कुछ इलाका जो है वजीरिस्तान का और पुख्तनख्वा का, वो हर प्रकार से पाकिस्तान की रेट से बाहर हो गया। उसके ऊपर वास्तव में कब्जा तालिबान का हो गया, और वहाँ पे हुकूमत जो है तालिबान की हो गई है। पाकिस्तान अपने ही जो जाल में फंस गया अब, क्योंकि पाकिस्तान ने ही तालिबान वगैरह जो है CIA के साथ मिलके जब रशियन ने अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा किया था तब से तालिबान को बनाया, और आज वही तालिबान जो है, उसके तरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पे जो बलोच हैं वो 47 से ही वहाँ पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते थे, और अब उन्होंने भी वहाँ पे काफ़ी अपना जो एक तरीके से चाइनीज़ के ऊपर जो ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, या वहाँ पे जो गदार पोर्ट का है, वहाँ पे जो है अटैक शुरू कर दिए ताकि चाइनीज़ को वहाँ से वो भगा दें वहाँ। और सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश के संभल जिले की करते हैं, जो हिंसा के बाद लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बना है। और आज इस चर्चा में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ली है। दरअसल यूपी सरकार ने संभल के हिंसा वाले इलाके में जामा मस्जिद के ठीक बाहर 300 गज में एक पुलिस चौकी का निर्माण करा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इससे आपत्ति है। उन्होंने दावा किया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की है। ओवैसी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत भी दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वक्फ नामा भी पोस्ट किया और लिखा, ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। यह उस जमीन का वक्फ नामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि संभल में पुलिस चौकी ना बने तो क्या आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। यदि वो वक्फ की जमीन है तो ओवैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि यह जगह वक्फ की है और इस पर पुलिस चौकी का निर्माण गलत है। इस पर हमारी टीम ने संभल के ASP से बात की। उनका जवाब था कि अभी तक किसी ने इस जमीन को वक्फ का नहीं बताया है और ना ही उनके पास कोई शिकायत है। अगर शिकायत आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर आज 12 बजे के बाद साल बदल जाएगा, लेकिन संभल में राजनीति की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है।
देखिए, इस वक्त मैं उसी पुलिस चौकी का निर्माण जिस जगह पर हो रहा है वहीं पर मौजूद हूं और यहाँ पर तेजी से निर्माण चल रहा है। कल में और आज की तस्वीरों में ही फर्क आपको साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से ये पिलर्स भी खड़े हो गए, दीवारें भी खड़ी हो गई। लेकिन अब इस पे उठ रहे हैं सवाल। शनिवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और तब से लेके अभी तक यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर कोई क्लेम करने के लिए नहीं है। सदरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। केवल स्वार्थ में अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए जो बातें की जा रही हैं उन पे हमको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये एक चौकी का निर्माण हो रहा है, पुलिस चौकी का निर्माण, जो सबके हित के लिए है, जो राष्ट्रीय हित में है। ये हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फोर्स इकट्ठी होने में परेशानी होती है। यहाँ पर फोर्स रहेगी, चौकी बन जाएगी, तो एक सुरक्षा की हमारी बहुत बढ़िया वो कार्य होगा। These Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere for Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. कोर्ट की जमीन है तो ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। और कौन सी ज़मीन वक्फ की है, कौन सी नहीं है, ओवैसी के पास ऐसा कौन सी दूरबीन है कि जिस दूरबीन से पता लगा लेते हैं। और वहाँ संभल में चौकी नहीं बने तो क्या आतंकवादियों का अड्डा बनेगा? जो निर्माण कार्य है वो हो रहा है। यहाँ पर एसपी भी मौके पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या आपके पास कोई आया है ये कहने के लिए कि ये जो जगह है वो वक्त की संपत्ति है या फिर ये जो निर्माण हो रहा है ये गलत हो रहा है? नहीं, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ पर आके उसने दावा नहीं किया है, ना कोई प्रपत्र दिखाए गए हैं। और अगर दिखाता है कोई तो उसे के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे ओवैसी के दावों से अलग संभल में जामा मस्जिद के सामने एक बड़ी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। कहने के लिए ये पुलिस चौकी है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई पुलिस थाने की तरह है। ये करीब 300 गज में फैली हुई है। यहाँ युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, दिन रात निर्माण कार्य जारी है। करीब 76 मजदूर काम कर रहे हैं। पीएसी को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल हिंदुओं का दावा है कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर यहां एएसआई की टीम निरीक्षण करने गई थी, जिसके बाद 24 नवंबर को यहां हिंसा हुई। अब पुलिस जामा मस्जिद के पास ही चौकी का निर्माण करा रही है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जिससे हिंसा करने वालों को ज्यादा परेशानी होगी और उनकी पहचान करने में आसानी होगी। अब दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, जहां पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा करके दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीतिक आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें राजनीतिक बद्दुआएं दे रही है और आरोप लगा रही है कि वो चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर भी जारी किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म में अभिनेता राजपाल यादव के किरदार छोटा पंडित के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। बीजेपी ने यह भी लिखा कि केजरीवाल ने 10 वर्षों तक मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। बीजेपी के तीखे हमलों का केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वैसे इन राजनीतिक हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च कर दी। केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचे, वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी में इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं। कि केजरीवाल का धर्म और धार्मिक गतिविधियों से कोई नाता नहीं है। ये तो अब चुनाव आ गए हैं, 10 साल तक उन्होंने ये घोषणा ही नहीं की। अब 10 साल के अंदर के 10 साल के बाद वो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा वोट से मतलब है। तो मैं समझता हूँ इसका कोई लाभ नहीं है।
अगर आपने राशि देनी थी तो 10 साल पे भी दे सकते थे। तब तो आपने मौलानाओं को घोषणा की और मौलाना भी आज चिल्ला रहे हैं कि उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। कई राज्य सरकारों में ऐसी स्कीम्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की कोई स्कीम ला रही, लेकिन हाँ, ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। आज चुनाव जब सर पर है तो अरविंद केजरीवाल को मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद आई। जब वो मौलवियों के लिए घोषणा कर रहे थे तब उन्हें मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी नजर नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि ये घोषणाएं राजनीति से प्रेरित है। मेरा भी जवाब यही है कि केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। आज आपने बताया अभी मौलवी साहब पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह उनको मिले, और वो भी वक्फ बोर्ड से दी जाने वाली उस तनख्वाह की बात हो रही है। सरकार में तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी सम्मान पर सवाल उठा ही रही है। कई जगहों पर खुद पुजारियों ने सवाल उठाए। हालांकि कुछ पुजारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2 महीने का एडवांस देकर केजरीवाल ये साबित करें कि वो धोखा नहीं देंगे। सनातन का एक भद्दा मजाक केजरीवाल ने आज करा है समाज में। केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में राज करने के बाद क्या उन्हें आज तक कभी भी सनातन को निसहाय नहीं पाया? उन्होंने आज ही सनातन को, सनातन की भूख दिखी, पुरोहितों की जरूरतें दिखी। केजरीवाल केवल छलावा कर रहा है, ठग कर रहा है। केजरीवाल कुछ देने वाला नहीं है। जो विधवाओं को, महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दे पाया, वो ब्राह्मणों को 18,000 रुपये कहाँ से दे पाएगा? वो कुछ नहीं देगा, केवल ब्राह्मणों को छलने के लिए कर रहा है। बड़ा अच्छा कार्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी बाबा ने लिखा है, कोई हो नृप हमें कहानी। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य है, लेकिन इसमें संशय ये है कि क्योंकि आज मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूँगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए जो विपक्षी दल है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन ओड़ा अटका रहा है, फिर फाइल कहाँ टिकेगी। बहुत अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं हृदय दिल से। चलो किसी ने तो सोचा तो है, वो तो अब उन्होंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में जो अब कह रहे हैं। अच्छी बात है, ये पहली सरकार है जो हमारे बारे में इन्होंने सोचा है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में इन्होंने सोचा है। बहुत अच्छा काम है, और वैसे केजरीवाल ने बहुत अच्छे स्कूलों के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ये अच्छी सोच है कि वे अब ग्रंथियों को और पुजारियों को भी दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, सबको एक समान लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव भले ही 2025 में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2024 में वादों की बरसात कर चुके हैं। सबसे पहले 21 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। 10 दिसंबर को उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस समेत कई ऐलान किए। 12 दिसंबर को केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज देने की बात कही। और 30 दिसंबर यानी कल ही अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत उन्हें 18,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। यानी इस चुनाव में कस्में और वादों की कमी नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। उधर एक तरफ चुनावी वादों का जाल है, दूसरी तरफ फर्जी वोटरों पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर लाल है। फर्जी वोटर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी महाभारत के बीच TV9 ने सच की पड़ताल शुरू की है। आखिर दिल्ली में फर्जी वोटर का सच क्या है? क्या सही में दिल्ली में फर्जी वोटर हैं? TV9 के संवाददाता दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में जाकर फर्जी वोटर वाले दावों की पड़ताल कर रहे हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे इलाके की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें एक ही पते पर 60 लोगों के नाम रजिस्टर्ड है और यह बात मकान मालिक को पता ही नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां सिर्फ 7 लोग रहते हैं।
इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये तेखंड गांव है और इस गांव का ये मकान नंबर 2 जो तेखंड का मावी मोहल्ला है उसका मकान नंबर 2A है। उनके मालिक हैं स्वर्गीय रीचाराम मावी और उनके सुपुत्र हैं राजेंद्र मावी। उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपके घर में कितने वोटर हैं और कितने फर्जी वोटर्स बने हैं आपके घर पे, जो जानकारी आपको मिली? हमारे यहाँ पर हम जो घर के मेंबर 7 मेंबर हैं, 7 वोट हैं और यहाँ पर कम से कम 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं हैं। वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता नहीं है। मेरे हाउस पर नंबर पे भी कम से कम 40+ वोट बनी हुई हैं। मेरे 2 मकान है, 2 मकानों 40+ की उनकी वोट बनी है। सारी फर्जी वोट है। तो दिल्ली की सियासत के बाद अब यूपी की बात करते हैं, जहां यूपी सरकार के एक मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के 2 विभागों पर बड़े आरोप लगा दिए। सूचना विभाग पर उन्होंने मीडिया ट्रायल के जरिए उनका राजनीतिक चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर उनके साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या फिर दुर्घटना हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। दरअसल यूपी में आशीष पटेल के पास तकनीकी शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण समेत कई और मंत्रालय हैं। उन पर विभाग में प्रमोशन को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिस पर उन्होंने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सूचना निदेशक शिशिर सिंह को झूठ, फरेब और मीडिया ट्रायल का ये खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग को सफाई और स्पष्टीकरण देना चाहिए। आशीष पटेल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकती है, यहां तक कि उनकी संपत्ति और उनकी पत्नी की संपत्ति की भी जांच कराई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेंगे। वो डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से। आशीष पटेल पर आरोप है कि उन्होंने प्राविधिक शिक्षा कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बना दिया। इसका असर यह हुआ कि आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए। 177 लेक्चरर्स को मिलने वाला आरक्षण नहीं मिल सका। यह आरोप सत्ताधारी दल की बुलंदशहर से विधायक मीनाक्षी सिंह ने सीएम को शिकायत पत्र भेजकर लगाया है। चलिए अब आपको आज का रिमाइंडर दिखाते हैं, जो वर्ष 2025 यानी कि नए साल से जुड़ा हुआ है। अब से करीब 5 घंटे के बाद हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन अब आपसे अगले कुछ दिनों तक एक सवाल पूछा जा सकता है। वो ये कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों ने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तय भी कर लिया हो, लेकिन आज हम आपको इस रेजोल्यूशन पर एक बहुत दिलचस्प रिमाइंडर बताने जा रहे हैं, जो एक रिसर्च पर आधारित है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में 10 में से 3 लोग नए साल पर कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर लेते हैं। आपने भी लिया होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग जनवरी की शुरुआत में 10 से 12 दिनों में ही इस संकल्प को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने भी कोई रेजोल्यूशन लिया है जो आपको मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पूरा करना है, वैसे प्यू रिसर्च की उस स्टडी में यह भी बताया गया था कि लोग नए साल में सबसे ज्यादा क्या संकल्प करते हैं। इसमें ज्यादा लोगों के रेजोल्यूशन स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। जैसे किसी ने कहा था कि वो नए साल से सिगरेट पीना छोड़ देंगे, किसी ने रोज एक्सरसाइज का संकल्प लिया, किसी ने कहा कि वो वजन कम करने का रेजोल्यूशन लेता है, तो किसी ने जंक फूड से दूरी बनाने की कसम खाई। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि वो नए साल में आधी रात तक जागेंगे नहीं और जल्दी सो जाएंगे, अपने काम को पहले से भी ज्यादा व्यवस्थित करेंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फालतू खर्च ना करने और पैसे बचाने का रेजोल्यूशन लिया, या फिर कोई नई स्किल या काम सीखने का संकल्प लिया। मतलब इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो पहले आपने ना सुनी हो, लेकिन हर साल बहुत सारे लोग शुरुआती दिनों में ही यह रेजोल्यूशन भूल भी जाते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट में रेजोल्यूशन से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी बताई गई थी कि सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन किस विषय से जुड़े लिए गए। जैसे 79% 79% लोगों ने स्वास्थ्य से जुड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया। 61% लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे और बचत से जुड़े आर्थिक संकल्प लिए। 57% लोगों ने प्रण किया कि वो जिंदगी में रिश्तों को प्राथमिकता देंगे, जबकि 49% लोगों ने काम और करियर से जुड़े रेजोल्यूशन लिए। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 62% लोग इस रेजोल्यूशन के दबाव में रहते हैं। सिर्फ 4% लोग
3 महीने तक नए साल पर लिए गए रेजोल्यूशन पर टिक पाते हैं, जबकि 80% अमेरिकी 12 जनवरी तक अपना रेजोल्यूशन भूल जाते हैं। वैसे हमारी आपसे यही अपील है कि आपने भी अगर कोई नए साल का संकल्प लिया है तो उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया है, उन्हें क्या संकल्प करना चाहिए, हमने उनकी मदद के लिए उसकी भी एक लिस्ट तैयार की है। सबसे जरूरी बात, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि जान है तो जहान है। नए साल पर संकल्प ले कि फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, क्योंकि बचत ही बचाती है। एक और जरूरी रेजोल्यूशन ये कि परिवार को समय देंगे, क्योंकि परिवार ही आपकी असली संपत्ति है। अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे, क्योंकि मोबाइल आपको गुलाम बना देगा। और एक बड़ा संकल्प यह भी लें कि सत्ता नियमित रूप से देखेंगे, क्योंकि इसमें आपके लिए जरूरी खबरों की कुंजी। जैसे आज हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो जानकारी के अनुसार रेजोल्यूशन लेने के लिए शुरुआत 4000 वर्ष बेबीलोन से सभ्यता में हुई। तब बेबीलोन के लोग 12 दिनों तक एक त्योहार मनाते थे, जिसे अकीतू कहा जाता था। अकीतू उत्सव के दौरान नए राजा का चुनाव किया जाता था, फसल बोई जाती थी, जश्न होता था, लोग प्रतिज्ञा करते थे। तब लोग अपने कर्ज चुकाने का रेजोल्यूशन लेते थे। लेकिन आज के वक्त में लोग कर्ज लेने के बाद फोन उठाना भूल जाते हैं, शायद ये उनका रेजोल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा बेबीलोन सभ्यता में आपस में अच्छे रिश्ते बनाने का संकल्प लिया जाता था, लेकिन आज के दौर में रिश्ते जेब और हैसियत देखकर बनाए जाते हैं। इस रेजोल्यूशन पर बेबीलोन के लोगों की मान्यता थी कि अगर प्रतिज्ञा पूरी की तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे कुछ ही घंटों बाद भारत में नया साल 2025 शुरू हो जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल के जश्न पर आपको एक वीडियो रील दिखाते हैं। और सत्ता में अब आपको भारत की सैन्य ताकत से जुड़ा शुभ समाचार बताते हैं और भारतीय सेना के नए बुलेट प्रूफ बाहुबली से मिलवाते हैं। सेना का यह बाहुबली दुश्मन के इरादों को रौंदने के लिए अब सीमा पर तैनात हो चुका है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में देखिए, इसका नाम है एटॉर N1200 या एटॉर N1200, जिसकी तैनाती अब सिक्किम में की जा चुकी है। बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों पर सेना अब इस स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल से गश्त करेगी, क्योंकि चाहे बर्फ हो, पानी हो, बड़े बड़े पत्थर या फिर रेगिस्तान, हर जगह एटॉर N1200 आसानी से दौड़ सकता है। इसलिए कच्छ की दलदली जमीन से लेकर सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों तक पर इसकी तैनाती की जा चुकी है। वीडियो में इसका डिजाइन और मूवमेंट देखकर आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। एटॉर N1200 को खास तौर पर स्वदेशी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी भारत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसी डिजाइन की वजह से एटॉर हर तरह के रास्तों पर चलने में सक्षम है, फिर चाहे वो पहाड़ हो या रेगिस्तान। एटॉर N1200 में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है और इसमें लगे 2 लीवर से पहियों को कंट्रोल किया जाता है। जो इसमें 2 लीवर लगे उनसे पहियों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें 1200 किलोग्राम तक भार उठाने की क्षमता है, वही एक साथ 9 जवानों के बढ़ने की जगह। एटॉर N1200-40 से लेकर 45 डिग्री तापमान में भी चल सकता है। इस हिसाब से इसे ऑल वेदर मोबिलिटी व्हीकल कहा जा सकता है, यानी अब हर मौसम में सेना तेजी से गश्त कर पाएगी, क्योंकि जमीन पर एटॉर N1200 की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी पर भी यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 95 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ ये लंबे वक्त तक ऑपरेशनल रह सकता है। इसकी लंबाई 4 मीटर है, वही इसके टायर की ऊंचाई करीब 2 मीटर है। इसलिए भीमकाय टायर वाला ये एटॉर किसी भी तरह के रास्तों पर न रुकता है न थकता है। एलओसी और कच्छ के बाद अब सिक्किम में भी ये बाहुबली सेना के लिए बड़े काम का साबित होगा। और यही वजह है कि भारतीय सेना को कुछ दिन पहले ही 96 नए एटॉर N1200 दिए गए हैं। इसके लिए 250 करोड़ रुपए की डील हुई थी।
अटॉर को 2024 के गणतंत्र दिवस की परेड में भी दिखाया गया था, लेकिन अब दुनिया इसकी असली ऑपरेशनल क्षमताएं देख रही है। अटॉर की इन क्षमताओं पर आपको एक वीडियो रील भी दिखाते हैं। Ator N1200 वह ऑल टेरेन ऑफ रोड एंड ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल है जो हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसको ये क्षमता प्रदान करती है कि उसमें बैठ करके आप दुश्मन को बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों में भी आप उनको चाहे दौड़ाना हो या उनका पीछा करना हो या आपको एक्चुअल पेट्रोलिंग करनी हो या लॉजिस्टिक्स करना हो, उस सब के काम आएगा। आपके पास एक ऐसी क्षमता आ गई है, एक ऐसी व्हीकल आ गई है जो हर जगह आपकी सेना को, आपके साजो सामान को, आपकी चीज़ों को लेके जा सकती है और देश की सुरक्षा, ख़ास तौर से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर मूवमेंट करने के लिए जो पहाड़ी इलाकों में हैं, स्नो कैप एरियाज़ हैं, उसमें ये बहुत यूज़फुल रहेगा।